दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ, जहां मैंने सुबह में आप लोगों को इसी कुंडली के लग्न कुंडली से आपका परिचय कराया था। अब उपस्थित हूं नवांश और दशमांश के साथ। कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताऊं। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी सवाल आता हो वो जरूर लिख दिया करिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। हाँ, रसायन विज्ञान से संबंधित ना हो और भौतिकी विज्ञान से ना हो। बाकी पूजा पाठ, ज्योतिष, धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र आदि आदि जो भी बनते हो, आपके दिमाग में जो भी सवाल बनते हो वो मुझे अवश्य लिखिए। और रविवार के सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जो सुबह में मैं कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होता हूं, उस कार्यक्रम में अपने सवालों का उत्तर देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये कुंडली विश्लेषण नवांश और दशमांश के साथ होरा कुंडली पे भी केंद्रित होगा। शुरू करते हैं। यहां मैंने पहले इस कुंडली का विश्लेषण किया था। अब आपके सामने मैं जो विश्लेषण करने वाला हूं उसमें यहां जो जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति हैं वो यहां के लग्नेश बन रहे हैं, और लग्न के अधिपति होकर के धन भाव में उच्चाभिलाषी शुक्र के साथ बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी कि पराक्रम भाव के अधिपति गुरु पराक्रम में बैठ करके राहु से दृष्ट हैं और सूर्य को देख रहे हैं। खुद राहु से दृष्ट हो गए और सूर्य को देख लिया। यहाँ सूर्य और राहु का संबंध और यहाँ पे चंद्रमा का भाग्य में, ये जातिका के धर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और निश्चित रूप से व्यक्ति का जो दाम्पत्य होगा वो दार्शनिक लेवल पे, दार्शनिक धरातल पे बहुत ही उत्कृष्टता को प्राप्त करने वाला होगा। यहाँ जातक के और जातिका के बीच में जो उनके पति के साथ और पत्नी के साथ जो कम्युनिकेशन होंगे वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और प्रबुद्ध होंगे। निश्चल प्रेम से युक्त व्यक्ति प्रेम करता है, बिल्कुल ही निश्चल भाव से प्रेम करता है, और उसमें कभी भी किसी भी तरीके का कोई दोहरेपन की स्थिति नहीं देखी जाती। मंगल स्वग्रही, बहुत अच्छी बात। बुध पंचम भाव में बैठे हैं षष्ठेश होकर के। ये थोड़ी गड़बड़ी करेंगे क्योंकि केतु से दृष्ट हैं, और यहाँ सूर्य और राहु का प्रभाव जातक को और जातिका को, दोनों में से पति थोड़ा समझदार होता है और वो सत्य बोलने वाला होता है, पर खुश मिजाज होता है, प्रेमी किस्म का होता है, धार्मिक और पौराणिक होता है। पति की नौकरी हमेशा होती है, कभी कभी उसके नौकरी छूटने का डर उसको सताता रहता है। ये जो स्थिति बनी है शुक्र और शनि की, वो बहुत अच्छी बनी है, जिसके कारण जातिका स्वयं भी और जातक का पति या जातिका का पति स्वयं दोनों नौकरी पेशा करने वाले होते हैं। एक वक्त पे आने के बाद जब जन्म कुंडली में यहाँ पे आप जब देखेंगे तो किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। शनि की दृष्टि है, एक शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि जा रही है, और इस भाव के अधिपति 11वें भाव में बैठ रहे हैं मित्र की राशि में, जो पहले ही जातक के जीवन में कभी कभी आर्थिक कष्ट देने वाले बन रहे हैं। गुरु नवांश कुंडली में धन भाव में शुक्र और शनि जैसे दो पराक्रमी, दो मजबूत और दो मित्र, परम मित्र एक साथ बैठ करके जातक के वैवाहिक संबंधों को मजबूती और श्रेष्ठता प्रदान करेंगे। अगर नवांश कुंडली के धन भाव में बहुत अच्छी राशि बनी हो, या वहां पे लग्नेश बैठे हों, या वहां दो परम मित्र बैठे हों, तो जातक और जातिकाओं के दाम्पत्य का संबंध बहुत अच्छा कोमलता से बीतने वाला होता है। यहाँ स्वग्रही ग्रह गुरु बैठे हैं। बहुत अच्छी बात तब होती जब यहाँ पे कोई पापक ग्रह की राशि बनती और पापक ग्रह ही बैठ जाता। वैसे गुरु का संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे जा रहा है और सप्तमेश चंद्रमा को देख रहे हैं। लग्न के अधिपति धन भाव में शुभ ग्रह मित्र की राशि में मित्रवत या स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तो ये भी कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। व्यक्ति का नवांश कभी भी कमजोर नहीं है। लग्न कुंडली के लग्नेश लग्न में यहाँ शुक्र उच्चाभिलाषी, शुक्र की दशा को मजबूती देने वाले। धन और पंचम के अधिपति बुध जन्म कुंडली में उच्च के सूर्य के साथ, यहाँ पे बुध जो बैठ रहे हैं वो शुक्र की राशि में और किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं, और मंगल और केतु से प्रभावित होने के कारण कभी कभी स्वास्थ्य जनित और श्वास से संबंधित समस्या संतान को हो सकती है। वैसे जातक की बुद्धिमानी कभी कभी और जातिका के पति की बुद्धिमानी कभी कभी भ्रमित होने वाली, संशयों से युक्त होने वाली होती है। ये एक बात यहां देखी जाएगी। तृतीय भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं कन्या राशि में। ये जातक को यहाँ पे
प्रेम और सहिष्णुता का भाव रखने वाले। और यहाँ पे वो चंद्रमा कन्या राशि में बैठ रहे हैं, यहाँ भी 6 नंबर में, यहाँ भी 6 नंबर में ये चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाएंगे और बली कहलाएंगे, जिसके कारण जातक के जीवन में प्रेम, सद्भाव, कृतज्ञता, प्रभाव, धन, संपत्ति और सौहार्द के भाव बनते रहेंगे और कम्युनिकेशन अच्छा बनता रहेगा। उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका सम्मान, उसके पद, उसकी प्रतिष्ठा उसको मिलती रहेगी। और सबसे जो अच्छी बात है कि धार्मिकता, नैतिकता और इन सब के साथ व्यक्ति के जीवन में जो प्रबुद्धपना हो जो वो बनी रहती है। व्यक्ति प्रबुद्ध होता है और बहुत छोटे छोटे निर्णयों पे बहुत जल्दी ही घबराने वाला नहीं होता, संतुलित होकर के काम करना चाहता है, भविष्य को देखने की क्षमता भी उसके पास होती है। ये बात रही चंद्रमा की। पंचम भाव से पहले चतुर्थ भाव के अधिपति उच्च के, जहां ये माता के लंबी आयु के प्रणेता बन रहे थे, पर माता के साथ संबंधों में कभी कभी गड़बड़ी। पर माता निश्चित रूप से सत्य बोलने वाली और चारित्रिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ बिल्कुल ही सत्यभाषी और नैतिकीय गुणों से युक्त होती हैं। ये गुण जातिका में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे वही सूर्य जन्म कुंडली में कर्क राशि में खुश होते हैं। इसके अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा गुरु से दृष्ट और इस पे गुरु की स्थिति। ऐसी स्थिति में कभी कभी आत्मबल कमजोर हो सकता है, हृदय क्षेत्र परेशान हो सकता है, पेट परेशान हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य में कमजोरी नहीं होगी क्योंकि इस भाव पे गुरु की दृष्टि जा रही है, जहां से कोई भी परेशानी वाली बात उस तरीके की नहीं है। हाँ, आत्मबल कभी कभी क्षीण होगा, ये एक सामान्य सी बात है, वो भी पति का। पंचम भाव की चर्चा मैंने करी। छठवें भाव के अधिपति शुक्र लग्न में, यहां पे शुक्र की बात बहुत अच्छी बन रही है, जो संबंधों को नया आयाम और नया वातावरण देंगे। अष्टम भाव के पहले सप्तम भाव और 12वें भाव के अधिपति मंगल यहाँ मित्र की राशि में। गुरु से उनका कोई संबंध नहीं था, पर मंगल ने गुरु को देखा था। इस वजह से जातक अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम के बल पे दोनों के सामंजस्य से अपने जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की परेशानियों का दोहन करता है और निश्चित रूप से उसका खात्मा भी करता है। यहाँ मंगल अपनी राशि में थे, ये भाव से वर्गोत्तम होंगे। भाव से वर्गोत्तम मतलब यहाँ भी एकादशवें भाव में और यहाँ भी एकादशवें भाव में। इस वजह से वो ग्रह जब बलवान होगा तो यहाँ मारक प्रभाव से युक्त होने के कारण कभी कभी और राहु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति में ब्लड से संबंधित समस्या दे और कभी कभी प्राप्त होने वाली चीजों को भी अप्राप्य बना दे। एकदम निकट से जाकर के व्यक्ति पाने की कोशिश करता है और उसके बाद वो चीज हाथ से फिसल जाती है। इस वजह से बजरंगबली की पूजा और गणेश जी के मंत्रों का जप जातक को हमेशा ही करते रहना चाहिए। ये बात आपकी कुंडली में सप्तम भाव की थी। अष्टम भाव और एकादशवें भाव के अधिपति गुरु विपरीत राजयोग बना रहे थे। ये व्यक्ति के जीवन में कम पैसों पर नौकरी करने के लिए मजबूरी भी बना रहे थे। और यहाँ गुरु बैठे हैं तुला राशि को, जो जातक को अपने खुद के व्यापार के बारे में भी विचार करने को मजबूर करेंगे। और यहाँ स्वग्रही यानी कि ग्रह अपने नवांश में जाकर के जातक की कुंडली में गुरु की दशा को एक लेवल में आने के बाद, एक वक्त पे आने के बाद भाग्य का, धर्म का, जाति का, वर्ण का, सबका सुख, कुटुंब का सुख, धन से, ऋण से मुक्ति आदि आदि चीजों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब ये गुरु आपकी कुंडली में वैसे कुछ हद तक अच्छे परिणाम देने के बाद और भी ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। दशम और नवम के अधिपति होकर के शनि स्वग्रही, यहाँ पे शश महापुरुष योग, शुक्र यहाँ मालव्य योग और जन्म कुंडली में यहाँ जो चंद्रमंगल योग की स्थिति बनी थी, हालांकि ये कमजोर है, उतना बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पे वो शनि अपनी राशि में, यहाँ शनि अपनी राशि में। इसका अर्थ है कि चंद्रमा वर्गोत्तम, मंगल भाव से वर्गोत्तम और शनि राशि से वर्गोत्तम। यहाँ शनि 11 नंबर में, यहाँ भी शनि 11 नंबर में। जब ग्रह स्वग्रही हो जाए, अपने नवांश में चला जाए, मित्र के नवांश में चला जाए, परम मित्र के नवांश में चला जाए और निश्चित रूप से किसी भी अप्राकृतिक रूप से कभी भी संबंध न बनाता हो तो कुंडली अच्छी हो जाती है। एक बात याद रखिएगा, शनि का संबंध जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से 12वें भाव से नहीं है, पर 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठ रहे हैं। ये स्थिति जातक के जीवन को कभी कभी बहुत ज्यादा प्रायोगिक और प्रैक्टिकल बनाने के लिए काफी होगी। और शनि यहाँ पे वर्गोत्तम होने के कारण शनि, मंगल और चंद्रमा के प्रभाव ना चाहते हुए भी इस कुंडली में संपूर्णतया अच्छाई देने वाले होंगे। ये बात बताई मैंने, 12वें भाव की स्थिति बता रखी है। अब दशमांश कुंडली पे आते हैं। लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, सूर्य के
साथ गुरु मंगल का बहुत अच्छा होना, शुक्र चंद्र, ये कुंडली धनवान बनेगी। भाग्य भाव के अधिपति पंचम में, पंचम के अधिपति जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। गौर से समझिए, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति के साथ धन भाव में हो रहा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति खुद के पैरों पर खड़ा होता है, उसको कभी भी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़ा होता है, बड़े और ऊंचे लोगों के लिए काम करता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा है, प्रायोरिटी बहुत अच्छे से काम करता है कि कौन से काम को पहले करना है, किस काम को बाद में रखना है। ये सब अनुभवों का सागर है, शांति और शीत का व्यक्ति सम्मिश्रण है। क्रोध के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, ये जातक को बहुत अच्छे से आता है। अब बात आपकी कुंडली में मैं बुध, सूर्य और चंद्रमा, ये जो दशा होगी आपके जीवन में धनवान बनाने के लिए काफी है। बुध, सूर्य और चंद्रमा, इनकी दशाओं में आप जीवट होंगे, मेहनत करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे, धन मिलेगा। और बाकी राहु, केतु, शनि, गुरु, शुक्र और मंगल, इनकी दशाएं आपके जीवन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत परेशानी के साथ, पर मन और चित्त को बिल्कुल भी व्यग्रता नहीं देने वाली होगी। बुध, सूर्य और चंद्रमा की दशा में आप मेहनत भी करेंगे, व्यग्रता भी रहेगी, पर धन भी आएगा। हो सकता है बाकी के जितने प्लैनेट बच रहे हैं, बुध, सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त, ये सारे ग्रह आपको धन थोड़े कम दे, पर वस्तुतः वहां पे आपको शांति मिलती रहेगी, मन बेचैन नहीं रहेगा। आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, वहां से संतति का सुख आपकी कुंडली में बहुत है, संतति की समस्या नहीं है, उसको लेकर के चिंतित मत होइएगा। संतति पाने में, कई बार पुत्र संतति पाने में दिक्कत हो सकती है, इस वजह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पति को करना चाहिए। अपने आप को और भी ज्यादा संयमित जीवन में डालिए और जितना ज्यादा हो सके सेहत का ख्याल रखिए। आपकी कुंडली में माता और पिता का सुख बहुत अच्छा होगा। कभी कभी माता से मतभेद इस कुंडली में मैं हर जगह देख रहा हूं, या फिर कई बार सास के साथ अगर संबंध अच्छे हो तो ठीक है, पर माता के साथ संबंध या स्त्रियों से संबंध कई बार बहुत अच्छे ना हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। चल अचल संपत्ति में भी आपकी कुंडली अगर आप देखो तो थोड़ी गड़बड़ी के साथ देर से ही सही या कैसे भी करके इस कुंडली में उसका भी सुख है, क्योंकि पंचम भाव बली है, चतुर्थ भाव ठीक बन रहा है। थोड़े विलंब से ही सही पर व्यक्ति अपने वाहन पे सवार जरूर होता है। एक बात और भी है, निश्चित रूप से इस कुंडली में एक से अधिक वाहन का सुख भी होगा, एक से अधिक वाहन का भवन का भी सुख है, और व्यय इस कुंडली का बहुत ही ज्यादा संतुलित है, इसमें कभी भी गड़बड़ वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत दशाओं के कारण कभी कभी व्यक्ति को परेशानी में देखा जाता है। अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा है जो आपको आपके मन के मुताबिक कभी कभी परिणाम नहीं देते होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये गुरु की दशा बीत रही है, जैसे जैसे आप 2031 के निकट जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका पक्ष मजबूत होता जाएगा और ये गुरु आपको देते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु का जो प्रभाव है वो अभी बाकी है। आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, 15 से लेकर के 2031 तक की गुरु की दशा में, आप अगर जब इसको 3 भाग में बांटेंगे तो ये टोटल जो बनेगा उसमें इसकी अंतिम वाली दशा आपके लिए लाभदायक होगी। इसके बाद जैसे ही आपकी कुंडली में शनि की दशा होगी, जो संपूर्णतः आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है और बलवान होकर के बैठे हैं, उस ग्रह पे गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, वो केंद्र से, लग्न से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में, लग्नेश से केंद्र में, किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से शनि की दशा आपके जीवन में मजबूत और श्रेष्ठ बनेगी। ये बात क्लियर है और वो आपको स्थापित करेगी। ये बात इतनी सी मैंने बताई। शुक्र और शनि आपकी कुंडली में सर्वाधिक षडबल में बलवान ग्रह हैं। आपको बल देना है गुरु को। एकादशी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, नारायण कवच का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, गाय की सेवा, अपने आसपास कोई गौशाला हो तो उसका दर्शन, वहाँ पे पत्र पुष्प आदि का दान किया करिए। किसी सिद्ध महात्मा से गुरु दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सही दिशा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके फिल्मों से अपने आप को दूर रखिए, जितना ज़्यादा हो सके श्रेष्ठ बनने की कोशिश करिए, जितना ज़्यादा हो सके शांत रहिए, धैर्य से युक्त रहे। अगर कोई परिणाम आपके पक्ष में न भी है तो उसको परमात्मा का आशीर्वाद समझ करके स्वीकार कर लीजिए। यही जीवन का सर्वाधिक श्रेष्ठ मूल मंत्र होता है कि आपके जीवन पे हमेशा ही परमात्मा परम तत्व की दृष्टि है, वो कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इस कुंडली में मैं अंक वगैरह बता देता हूँ। 5 तारीख अच्छी रहेगी। नक्षत्र कृतिका, विशाखा, चित्रा तो नहीं, अश्विनी, अनुराधा,
पुनर्वसु, पुष्य और रोहिणी, ये नक्षत्र में कोई भी काम करना हो बहुत अच्छा रहेगा। संतति से संबंधित अगर कोई भी काम करना हो तो गुरु में शनि का अंतर या शनि में गुरु या गुरु शनि कभी भी आए, साथ ही साथ मंगल भी आते हैं तो भी आप संतति के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस कुंडली के लिए चल अचल संपत्ति जब कभी भी खरीदना हो तो सूर्य को आप देख सकते हैं। उसके बाद शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर को देख सकते हैं। इस कुंडली के आधार पर अगला जो वर्ष फल होने वाला है उसमें आपकी कुंडली और भी ज़्यादा इस साल के अप्रैल से बदलेगी और बहुत ही संपूर्ण बदलेगी, जहां आपका आत्मबल बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी और वस्तुतः आपके भाग्य का बल और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इस टोटल कुंडली में आपकी दैनिक आय अगले वर्ष तक निश्चित रूप से संतुलित होकर के मिलती रहेगी। नौकरी छोड़ने वगैरह की स्थिति पैदा न हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।